हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है मेडिकेशन एडहेरेंस। ये एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नो ड्रामा नो बकवास, ओनली क्लास, लेट्स स्टार्ट। तो क्या होता है मेडिकेशन एडहेरेंस, पहले इसको मोटा मोटा सा समझते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में जो कुछ आपके सिलेबस में पूछा है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी डॉक्टर, किसी फार्मासिस्ट, किसी फिजिशियन के पास जाते हैं और फिर वहाँ से वो आपको दवा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो डायरेक्शंस देता है, जो बातें बताता है, उसको एज इट इज़ फॉलो करना, उसको बोलते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस। कि उसने आपको दवाएं दी और ये कहा कि आपको दवा किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है, किस क्वांटिटी में करना है, कितनी देर के बाद करना है। तो जो भी उसने डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं उसको जैसे उसने बताया वैसे ही फॉलो करने को बोलते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस। से क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है कि आपका जो डॉक्टर है, जो फार्मासिस्ट है, उन दवाओं से जो वो एक्शन चाहता था वो एक्शन पूरी तरीके से आएगा। और डॉक्टर और फिजिशियंस या फार्मासिस्ट के ज़रिए से दिए गए डायरेक्शंस को अगर फॉलो ना किया जाए, जो बातें उन्होंने बताई हैं ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसको फॉलो ना किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एडहेरेंस या मेडिकल नॉन एडहेरेंस। तो चलिए अब हम लोग टेक्स्ट में देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मेडिकेशन एडहेरेंस या पेशेंट एडहेरेंस। याद रखिएगा, इसको पेशेंट एडहेरेंस भी बोलते हैं। मींस ओबेइंग मेडिकल इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन बाय पेशेंट। तो इसका मतलब होता है कि ओबे करना। ओबे करना मतलब मान लेना, फॉलो करना। मेडिकल इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, दवा के एडमिनिस्टर के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, दवा को अपनी बॉडी के अंदर ले जाने या समझिए दवा के खाने से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है उसको मान लेना, उसको बोलते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस। ठीक, और अगर ना माने उसको तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन एडहेरेंस। तो नॉन एडहेरेंस और नॉन कंप्लिएंस, नॉन कंप्लिएंस तो ये क्या होता है, तो इफ पेशेंट डज नॉट ओबे द इंस्ट्रक्शंस फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन एज डायरेक्टेड इज कॉल्ड नॉन एडहेरेंस। ये कह रहे हैं कि जो पेशेंट है उसके ज़रिए से अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो दवा के एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग उसको दी गई हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एडहेरेंस या नॉन कंप्लिएंस। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आपके सिलेबस में पूछा है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडहेरेंस, यानी वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से नॉन एडहेरेंस होता है। ठीक, तो एक फैक्टर क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर, यानी एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है उससे रिलेटेड है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कम्युनिटी फार्मेसी हो, क्लिनिकल फार्मेसी हो। ठीक, तो ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से नॉन एडहेरेंस होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेशेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रग से रिलेटेड हैं। तो जो हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड फैक्टर्स है वो क्या हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मकारियस एट एल, ये नाम है, ठीक है, मकारियस एट एल नाम है। तो अकॉर्डिंग टू मकारियस एट एल, द पेशेंट आर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल एंड नॉट एजुकेटेड प्रॉपरली एंड नॉन एडहेरेंस अकर्स। तो मकारियस का कहना ये, इन्होंने एक रिसर्च किया, एक तहकीक की पूरा, और बताया कि जो नॉन एडहेरेंस का एक बड़ा कारण है उसमें से एक ये है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल से या जो क्या हॉस्पिटल या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी सिस्टम है उससे जब वो डिस्चार्ज होते हैं, यानी मान लीजिए एडमिट थे या वहाँ पे गए दवा लेने के लिए, और वहाँ से जब वो वापस जाते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, तो उनको अच्छे से एजुकेट नहीं किया जाता है। यानी दवा कैसे आपको खानी है, कब लेना है, नहीं लेना है, ये सारी बातें उनको अच्छे से समझाई नहीं जाती हैं, या तो फिर ऐसे मुश्किल या हार्ड या टिपिकल वर्ड्स में उनको बताई जाती हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं। ये एक बड़ा रीज़न होता है नॉन एडहेरेंस का। जब पेशेंट अब अपने घर जा रहा है, मान लीजिए जब तक वो हॉस्पिटल में था उसको दवाएं सही से दी जा रही थी नर्सेज के थ्रू, लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो रहा है उसको दवाएं दी जा रही हैं, अब उसको अच्छे से सिखाया नहीं जा रहा है कि आपको कौन सी दवा कैसे खानी है, या सिखाया तो गया लेकिन अच्छे तरीके से वो समझ नहीं पाया और घर गया वो
तो फिर अब वो दवाएं जो है उनको, जो दवाएं उसको टाइम से खाना था, जिस टाइम से खाना था, जिस तरीके से खाना था, उस तरीके से वो दवाओं को नहीं खा पाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, नॉन एडहेरेंस होता है, यानी दवाओं का जो इफेक्ट चाहिए वो नहीं आता है। तो इसमें गलती किसकी है, तो इसमें कहाँ पे कमी आ रही है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के यहाँ पे कि उन्होंने अच्छे से एजुकेट नहीं किया। ठीक है, तो एक फैक्टर ये हो जाता है। दूसरा जो फैक्टर है वो कहाँ से है, तो पेशेंट से रिलेटेड फैक्टर है। तो उसमें क्या हो सकता है, तो एक तो ये कि जो पेशेंट है वो बहुत यंगर एज का यानी छोटा है, उसकी एज बहुत कम है, क्या चीज़ों को उतने मतलब सीरियसली नहीं लेता है, तो वो दवा नहीं खाएगा। ऐसे ही क्या है, पेशेंट इज़ नॉट टेकिंग दी डिसीज सीरियसली, या कोई ऐसा आदमी है जो अपनी बीमारी को मतलब सीरियसली नहीं ले रहा है, तो वो भी दवा सही से नहीं खाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पेशेंट से रिलेटेड है, और भी हैं। ऐसे ही लेक ऑफ, ऐसे ही क्या है, लेक ऑफ सिम्टम्स, यहाँ लेक इसको LAC बना लीजिए, लेक। ठीक है, ये वॉइस टाइपिंग की वजह से ये गलतियाँ आती हैं। तो लेक ऑफ सिम्टम्स, या जो पेशेंट है उसको दवा तो खा रहा था लेकिन उसके बाद जो सिम्टम्स थे वो खत्म हो गए, हालांकि बीमारी अभी ठीक नहीं हुई थी लेकिन सिम्टम्स चले गए तो दवा छोड़ देता है, तो ये भी एक रीज़न होता है। ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दी मेडिकेशन, ऐसे ही क्या है, जो मेडिकेशन से रिलेटेड यानी दवा खाने से, इलाज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको समझ नहीं पाया, उसको बातें समझाई गई लेकिन वो समझ नहीं पाया कैसे हमको खाना है। कहा गया था सुबह में खाने के लिए, उसने समझा कि दोपहर में खाना, दवा दोपहर में खा रहा है। कहा गया था खाना खाने से पहले आपको दवा लेनी है, वो खाना खाने के बाद ले रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसको, तब भी क्या है, नॉन एडहेरेंस होगा। नॉन एडहेरेंस समझ रहे हैं ना, कि मतलब जो तरीका उसको बताया गया उस तरीके से दवा नहीं खा रहा, तो दवा का पूरा सही से इफेक्ट भी नहीं आएगा। ऐसे ही क्या, पेशेंट फॉरगेट्स टू टेक मेडिसिन, और जो पेशेंट है वो भूल जा रहा है, और जो पेशेंट है वो दवा खाना भूल जा रहा है बार बार, तो भी क्या है, नॉन एडहेरेंस हो जाएगा। ऐसे ही हैज़ मेंटल प्रॉब्लम, और अगर पेशेंट को कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो भी क्या है, दिक्कतें आएंगी, नॉन एडहेरेंस होगा। ऐसे ही क्या है, ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो दवा से रिलेटेड हैं, जैसे कि टू मच एडवर्स इफेक्ट, कि जो दवा दी जा रही है उसको, जो उसको दवा प्रिस्क्राइब की गई है उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हैं, और वो सोच रहा है कि यार मैं इसको खाऊंगा तो मुझे और कई सारी बीमारियां हो जाएंगी, तो वो उस डर की वजह से नहीं खा रहा है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। या तो फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ ड्रग्स, जो दवा की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगी दवा है। मैनी पुअर पेशेंट डू नॉट अफोर्ड दी ड्रग्स, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, गरीब पेशेंट होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ड्रग को खरीद नहीं पा रहे, उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक रीज़न हो जाएगा नॉन एडहेरेंस का। ऐसे ही टू मच मेडिकेशंस, दवाएं इतनी सारी दे दी गई हैं उसको, वो कंफ्यूज हो जा रहा है कितनी खाएं, थक जा रहा है खाते खाते, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ऐसे ही रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मान लीजिए अगर मुंह से खाना है तो आसानी से खा सकता आदमी, लेकिन दवाएं लेके आया घर पे और उनको इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर करना है, तो हर आदमी या हर घर में क्या इंजेक्शन लगाने वाले तो होते नहीं हैं, तो उसके लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, तो वो कह रहा सोच रहा वो भी आएगा तो पैसा लेगा, तो सोच रहा है कि एक ही बार शाम में जब आएगा तो रात में लगवा लेंगे, दोपहर में छोड़ो यार। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी क्या है, नॉन एडहेरेंस हो सकता है, यानी दवा किस रूट से लेना ये भी डिपेंड करता है। और क्या रीज़न है, और क्या फैक्टर्स हैं, तो थेरेपी रिलेटेड फैक्टर्स, एग्जैक्ट मेडिकेशंस आर नॉट एडमिनिस्टर्ड और प्रिस्क्राइब्ड, तो थेरेपी से रिलेटेड क्या फैक्टर हो सकता है, तो जो एग्जैक्ट दवा देनी चाहिए थी वो दवा नहीं दी गई। समझ में आ रही बात, जो एग्जैक्ट दवा है बीमारी को ठीक करने के लिए वो दवा नहीं दी गई, बल्कि उससे रिलेटेड कुछ दवाएं दे दी गई, तो बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी, तो ये भी एक कारण हो सकता है नॉन एडहेरेंस का। या जो दवाएं उसको प्रिस्क्राइब की गई हैं वो क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, तो इसकी वजह से भी क्या है, नॉन एडहेरेंस हो सकता है। ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड फैक्टर, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो फैक्टर्स ऑफ मेडिकेशंस नॉन एडहेरेंस इंक्लूड्स लोअर एजुकेशन लेवल, तो जो मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस के जो फैक्टर्स हैं तो उसमें ये भी आता है कि लोअर एजुकेशन लेवल, आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको जो बातें समझाई जाएंगी, जो इन्फॉर्मेशन से दी जाएंगी वो इतने अच्छे से उसको समझ नहीं पाएगा, अपने दिमाग में बिठा नहीं पाएगा, तो फिर क्या है, वो सही से एडमिनिस्टर भी दवाओं को नहीं कर पाएगा। या तो फिर क्या है, लो हेल्थ एजुकेशन लेवल, या पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन हेल्थ से रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको बिल्कुल नहीं जानता है, तो भी ये दिक्कत हो सकती है।
अभी आपके सिलेबस में एक टॉपिक पूछा है स्ट्रेटजीज टू ओवरकम नॉन एडहेरेंस। जो नॉन एडहेरेंस हो रहा है उस पर हम लोग कैसे काबू पाएँ, कैसे उसको रोकें, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या तरीके हैं। तो क्या तरीके हैं उसके, तो मेनी ऑफ स्टडीज एक्सप्लेन दैट मोस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ नॉन एडहेरेंस आर पेशेंट ओरिएंटेड या रिलेटेड। तो बहुत सारी स्टडीज़, बहुत सारी रिसर्च ये बताती हैं कि जो नॉन एडहेरेंस के जो मतलब फैक्टर्स हैं, ज़्यादातर फैक्टर्स जो हैं, ज़्यादातर जो रीज़न है वो पेशेंट से रिलेटेड हैं। तो इसलिए पेशेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाए, अगर उसको अच्छे से बातें समझाई जाएँ, अच्छे से उसको काउंसिल किया जाए, तो फिर क्या है, ये नॉन एडहेरेंस पे हम लोग काबू पा सकते हैं। ऑल्दो वी कंसीडर फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द नॉन एडहेरेंस, हम मान लेते हैं कि पेशेंट से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये जो नीचे आ रही हैं इन बातों को ध्यान में रखेंगे, इसको नॉन एडहेरेंस को काबू करने के लिए, उसको रोकने के लिए। पहली चीज़ क्या है, तो इट इंक्लूड्स एजुकेटिंग हेल्थ केयर वर्कर्स। जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, जैसे कि फार्मासिस्ट हो गए, नर्सेज हो गए, तो इनको अगर हम लोग अच्छे से एजुकेट करें, अच्छे से उनको सिखाएं, समझाएं कि आपको कैसे आपको काउंसिल करना है, कैसे पेशेंट को आपको अपनी बात समझानी है, उनको कम्युनिकेशन स्किल समझाया जाए, ड्रग्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको अच्छे से उनको सिखाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, तो वो अच्छे से काउंसिल कर पाएंगे, पेशेंट को समझा पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग नॉन एडहेरेंस को क्या है, कम कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, इफ़ स्टाफ्स आर नॉट सफिशिएंट दे शुड बी इंक्रीज्ड, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, दे शुड बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे इतने स्टाफ ही नहीं है, उतने फार्मासिस्ट नहीं है कि सारे पेशेंट को वो अच्छे से टाइम दे सकें, उनको समझाने के लिए, काउंसिल करने के लिए। तो कह रहे हैं अगर वो उनके स्टाफ की तादाद कम है तो उसको बढ़ाया जाए। ऐसे ही क्या है, चीप एंड बेस्ट मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। ऐसे ही जो सस्ती दवाएं हैं और अच्छी दवाएं, अच्छी भी और सस्ती जो दवाएं हैं उनको प्रिस्क्राइब किया जाए हॉस्पिटल से, तो बहुत सारे गरीब जो पेशेंट हैं वो भी उसको अफोर्ड कर पाएंगे। ये तो आप समझ लीजिए, ये आपकी क्या है, हॉस्पिटल या हेल्थ केयर प्रोवाइडर सिस्टम से रिलेटेड फैक्टर्स थे। ऐसे ही क्या है, पेशेंट शुड बी काउंसिल प्रॉपरली, और पेशेंट को क्या है अच्छे से क्या है काउंसिल किया जाए, अच्छे से समझाया जाए, ठीक। और क्या है, काउंसिलिंग शुड बी ओरली एंड इन रिटन फॉर्म ऑल्सो। और जो पेशेंट की काउंसलिंग हो रही है तो वो ओरली भी समझाया जाए उसको, ठीक है। और दूसरे क्या, उसको रिटन फॉर्म में भी दिया जाए, अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको रिटन फॉर्म में दिया जाए, अगरचे नहीं भी पढ़ा है तब भी दिया जाए। हो सकता है कि उसके गांव में, उसके महल्ले में कोई आदमी, उसके घर में कोई पढ़ा लिखा हो जो उसको पढ़ के समझ सकता है कि क्या इन्फॉर्मेशन दी गई हैं दवा से रिलेटेड। ऐसे ही क्या है, पिक्टोग्राम्स शुड बी यूज्ड, पिक्टोग्राम से यूज़ किया जाए, यानी पिक्टोग्राम यानी कुछ तस्वीरें होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, जिसको मतलब वहाँ पे बना दिया जाए, उसको काउंसलिंग करते समय उसके दवा के पर्चे पे या दवा के ऊपर या दवा के डब्बे के ऊपर, ताकि उसको देख के वो समझ सके कि दवा को कैसे हमको यूज़ करना है, कि दिन में 1 गोली खाना है, कि सुबह में 1 गोली खाना, शाम में, जैसे कि आपने देखा होगा दवाओं के ऊपर ऐसे बना देते हैं कि आपको सुबह शाम दोपहर 1 गोली खाना है, ठीक है। ऐसे 2-2 निशान मार देते हैं, 2-2 ढक्कन पीने हैं आपको दिन में 3 मरतबा। तो ऐसे और भी जो पिक्टोग्राम्स हैं उनको यूज़ किया जाना चाहिए। और क्या है, फीडबैक क्वेश्चन शुड बी आस्क, और जो पेशेंट है उससे फीडबैक क्वेश्चन पूछना चाहिए, यानी उसको काउंसिल किया, समझाया, तो उससे ये भी पूछेंगे कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर उसके कोई डाउट वगैरह हैं तो उसको भी क्लियर किया जाए। अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, उसके कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो अपना कुछ पूछना चाहता है, कुछ क्वेश्चन करना चाहता है, तो उसको मौका ही नहीं मिलता। बहुत सारे डॉक्टर या फार्मासिस्ट लोग उसको क्या है, झड़क देते हैं कि जाओ यहाँ से, टाइम नहीं है, बाहर जाओ। तो इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। उसको अच्छे से अगर कोई डाउट है उसको क्लियर किया जाए। ऐसे ही लिसनिंग दी पेशेंट विद पेशेंस, ठीक है। पेशेंट को पेशेंस से क्या है, सुनना है, यानी पेशेंट अपनी बातें अगर आके बता रहा है कि मुझे ये दिक्कत है, नहीं है कुछ भी, या दवा से रिलेटेड कोई बात अपनी कहना चाह रहा है, तो उसको क्या है, पेशेंस से यानी सब्र से सुनना है। और क्या करना है, सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, और जब उसको काउंसिल किया जा रहा है, उसको बात समझाई जा रही है, तो सिंपल और आसान भाषा में उसको समझाया जाए। और पिक्टोग्राम्स शुड बी यूज्ड, ये पिक्टोग्राम 2 बार आ गया है, तो ये इतनी बातें याद रखिए। एक पॉइंट और इसमें बढ़ा लीजिए, हाँ, कि इसमें एक पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं कि जो फार्मासिस्ट है या जो भी काउंसलिंग कर रहा है, तो उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही है, यानी कि समझ में आ रही बात। अगर आपके चेहरे पे ना गुस्सा है तो सामने वाला अपनी बात अपनी आसानी से कह नहीं पाएगा। तो आपके दिल में सिंपैथी होनी चाहिए कि मैं कैसे मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा
ठीक कर सकूं पेशेंट को। ये नहीं कि सिर्फ यही हमारे दिमाग में होगा कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं। अगर ये नियत होगी तो आप अच्छे से क्या है उसको काउंसिल भी नहीं करेंगे, अच्छे से उसका इलाज भी नहीं करेंगे। तो अपनी नियत को क्या है ठीक करना है कि मैं लोगों की सेवा करूंगा। पैसे तो आप कमाएंगे ही कमाएंगे, ठीक है। तो इसलिए गुस्से से भी अपने आप को बचाना है, एंगर से बचाना है। तो ये जो आपका टॉपिक था इसी में कंप्लीट होता है। तो इसमें हमने वो फैक्ट जो टॉपिक आपके सिलेबस में पूछा था वो हमने कवर कर लिया है। अगर ये पूछे कि हम कैसे मतलब कैसे हम लोग एडहेरेंस को बढ़ा सकते हैं, समझ में आ रही? अगर ये पूछे कि हम लोग कैसे मेडिकेशन एडहेरेंस बढ़ा सकते हैं, तो अगर क्वेश्चन ये पूछे, आप अगर मान लीजिए आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि हम लोग एडहेरेंस को कैसे बढ़ाएं, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि मैंने आपको पढ़ाया नॉन एडहेरेंस के फैक्टर्स क्या क्या रीज़न है। तो जो रीज़न है नॉन एडहेरेंस के उनको अगर रोक दिया जाए तो एडहेरेंस अपने आप बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कभी वो क्वेश्चन को घुमा देता है कि अगर मान लीजिए सिलेबस में दिया है कि नॉन एडहेरेंस को कैसे रोका जाए, क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, तो आपको क्या करना है उसी को उल्टा कर देना है कि जो चीज़ें नॉन एडहेरेंस करवा रही हैं उन्हीं को बता दीजिए कि अगर इन इन चीज़ों को हम लोग रोक दें तो एडहेरेंस बढ़ जाएगा। तो होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये PDF करेक्शन के बाद डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया जाएगा और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे वाइट बैकग्राउंड में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं सारे चैप्टर के PDF वहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।